दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है एक तरह से, और अब कल जो है महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे घोषित हो जाएंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव हुआ उनके नतीजे भी कल आ जाएंगे, और अब पूरे देश की निगाहें दिल्ली की तरफ लग गई हैं। और इस माहौल को भांपते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे राजेश भाई साहब आज इस बारे में कि जिन 11 सीटों पर केजरीवाल साहब ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो किस सीट से किसे प्रत्याशी बनाया है, क्या कार्ड खेलने की कोशिश की है उन्होंने, और इसका इम्पैक्ट क्या है। और दूसरा घटनाक्रम ये तेज हुआ है कि जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने भी अपनी चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है। तो उस संचालन समिति में कौन है, कौन बाहर हो गए हैं, इस पे बात करेंगे। और थोड़ा इस पे भी बात करेंगे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा इन इलेक्शंस को लेकर के, क्योंकि अभी तक हमें कई जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई मुद्दों पर एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दी है। हरियाणा चुनाव में हालांकि सहमति नहीं बन पाई थी, अलग लड़े। तो केजरीवाल साहब मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई स्पेस देंगे, कांग्रेस को देंगे। तो शायद कांग्रेस को अलग ही लड़ना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी मजबूती से रहेगी बीजेपी के साथ मुकाबले में। और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, वो क्या करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 11 सीटें हैं, उनके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल राणा जी, इसमें 3 तो वो हैं बीजेपी के नेता जो बीजेपी से छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं, और उन्हें आम आदमी पार्टी ने 3 सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 3 बड़े लीडर वे हैं कांग्रेस के, जो लगातार चुनाव लड़ते रहे थे। वो तीन कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं, उन्हें भी 3 सीटों पर टिकट दिया है। 3 बीजेपी के, 3 कांग्रेस के। हाँ, और 5 अपने जो थे पहले, उन पर 5 पे दोबारा 5 पे नहीं, 5 अपने, हाँ 5 अपनी पार्टी के हैं। तो मैं एक बार बता दूं, जो छतरपुर सीट है, छतरपुर सीट से बीजेपी के जो ब्रह्म सिंह तंवर आए थे, उन्हें टिकट दिया, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। दूसरा जो किराड़ी विधानसभा है, यहाँ से अनिल जहाँ भी बीजेपी के लीडर थे, उन्हें भी आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तीसरी ये लक्ष्मी नगर सीट है। लक्ष्मी नगर से भी चूँकि बीबी त्यागी बीजेपी में थे, ये छोड़ कर आए हैं, तो यहाँ भी इन्हें भी जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरा मैं कांग्रेस की बात करूँ तो जुबेर चौधरी सीलमपुर के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं आम आदमी पार्टी में, तो यहाँ से सीलमपुर से उन्होंने प्रत्याशी बनाया है जुबेर चौधरी को। दूसरे सुमेश शौकीन है, ये मटियाला विधानसभा में आता है, तो ये भी कांग्रेस में थे, छोड़ के आए, इन्हें भी आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तीसरी सीट ये सीमापुरी है। सीमापुरी में भी वीर सिंह धीमान थे, कांग्रेस के लीडर, ये आए, तो यहाँ इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और जहाँ इनके अपने थे, विश्वास नगर सीट की बात करें तो यहाँ दीपक सिंगला इनके अपने थे, उन पर विश्वास किया है। बदरपुर जो सीट है, बदरपुर बॉर्डर, ये राम सिंह है, राम सिंह नेताजी, इन्हें फिर प्रत्याशी बनाया है। ये घोड़ा एक विधानसभा है, ये गौरव शर्मा को नया टिकट दिया है, ये आम आदमी पार्टी के हैं पहले से। करावल नगर के मनोज त्यागी हैं, ये भी पहले से आम आदमी पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है इन्हें। करावल नगर से मनोज त्यागी। इस तरह रोहतास नगर एक सीट है, रोहतास नगर से सरिता सिंह को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। सरिता सिंह भी पहले से ही आम आदमी पार्टी में है। और अब चूँकि बिगुल फूक गया है, बिगुल तो इसलिए फूक गया क्योंकि 23 फरवरी 2025 को दिल्ली सरकार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उससे पहले चुनाव कराने बहुत जरूरी है। तो इसलिए बीजेपी ने भी अपनी जो संचालन समिति है, जो चुनाव कराएगी, उनकी समिति घोषित कर दी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। इसमें बीजेपी की समिति पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इस पर बात करना चाहेंगे जी कि ये जो कैंडिडेट घोषित किए हैं इन्होंने, इसमें 3 लोग ऐसे भी हैं, मतलब इसमें ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो हार गए थे केजरीवाल पिछले चुनाव में, और ये विपक्ष के पास ये सीटें हैं। तो इस बार इन्होंने रणनीति के तहत सबसे पहले उन सीटों से कैंडिडेट डिक्लेयर करने की शुरुआत करी है जो उनके पास नहीं है। अधिकांश सीटें ऐसी हैं, और मुझे लगता है इसके पीछे उनकी रणनीति ये रही होगी कि अगर इन कैंडिडेट्स, इन सीटों को जीतना है इस बार, तो कैंडिडेट्स को पर्याप्त समय मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, क्योंकि अभी पूरा दिसंबर पड़ा है और पूरा जनवरी और फरवरी में तो चुनाव हो ही जाएंगे। तो 2 महीने पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अभी किसी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए, और मुझे लगता है बाकी सीटों पे केजरीवाल साहब भी थोड़ा समय लेंगे।
तुरंत नहीं घोषित करेंगे। भाई 2022 में इनके पास 62 सीटें जीती थी इन्होंने जी। तो जो 8 सीट बची थी जी वहाँ तो उनका अपना पूरा वर्चस्व है जी। और जहाँ इन्हें लगता है कि वहाँ कम अंतर से सीट जीते हैं या खतरा है, ये तमाम 11 सीट वही हैं जी। तो यहाँ पहले से तैयारी करेंगे प्रत्याशी, तो लगता है इन्हें कि इन्हें सफलता मिल सकती है। जी। तो अब देखते हैं बीजेपी ने क्या किया अपनी चुनाव संचालन समिति में। तो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पे भी बात करेंगे कि कौन है और कौन 5-7 बड़े नेता उसमें शामिल किए गए हैं, इस पे भी ये भी जानकारी हम जरूर। डॉक्टर साहब जो इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, ये यहाँ इस कमेटी के संचालन कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरे यहाँ जो संयोजक बने हैं वो हर्षदीप महरोत्रा को यहाँ संयोजक बनाया गया है। सह संयोजक के रूप में दुष्यंत गौतम को बनाया गया है और दूसरे सह संयोजक मनोज तिवारी जो सांसद भी हैं तीसरी बार, इन्हें बनाया गया है। और सह संयोजक जो बने हैं दूसरे वो सरदार अरविंद सिंह लवली थे, जो पहले कांग्रेस के अच्छे बड़े लीडर थे, जो बड़ा शोर मचाते थे, वो बीजेपी में आ गए थे ना, उन्हें बनाया है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है जो केंद्रीय मंत्री हैं। केजरीवाल साहब ने टिकट दिया कांग्रेस से आने वालों को और बीजेपी से आने वालों को, और इन्होंने चुनाव संचालन समिति में लगा दिया। और इसमें पूर्व सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी को रखा गया है, जो सतीश उपाध्याय बीजेपी के लीडर हैं पहले, उन्हें भी रखा गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है, इस बार सांसद बनी है, बांसुरी स्वराज को भी इसमें लिया गया है। जो मेयर हैं कमलजीत सहरावत, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सरदार राजा इकबाल सिंह को लिया गया है, दिनेश प्रताप सिंह को लिया गया है। मतलब ये टोटल 23 लोगों की कमेटी है। पर दोस्तों एक खास बात है, प्रवेश वर्मा है कि नहीं? नहीं, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, वो हालांकि टिकट नहीं मिला इस बार, वो सांसद नहीं है, लेकिन वो चुनाव की संचालन समिति में नहीं है, उन्हें शामिल नहीं किया इस बार। तो प्रवेश वर्मा के बयान बहुत विवादित बयान रहे हैं और विधुड़ी के बयान भी संसद में जो हुआ पूरा, तो उससे हालांकि विधुड़ी ने जगह बना ली अपनी इस समिति में। हाँ, प्रवेश वर्मा नहीं है, तो ये चौंकाने वाली बात है। खैर, तो अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या स्टेप लेने जा रही है और चंद्रशेखर आज़ाद क्या करेंगे, जो आज़ाद समाज पार्टी के मुख्य हैं? डॉक्टर साहब इस बार लग रहा है दिल्ली में इस बार एक पार्टी की, नई पार्टी की एंट्री होगी, चूँकि बसपा तो पहले चुनाव लड़ी थी, और इस बार जो आज़ाद समाज पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी इस बार दिल्ली प्रदेश में, इसलिए लड़ेगी क्योंकि हरियाणा में चुनाव लड़ा है। और जहाँ तक अभी आपने बात की थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात है, तो चूँकि हरियाणा में वर्चस्व रहा कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी को वहाँ अलग चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने टिकट उन्हें जो है अपने उसमें शामिल नहीं किया गठबंधन में। कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ ये कहा कि हम तो जीतने वाले हैं, तो हम क्यों शामिल करें, तो इन्होंने तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। तो लग रहा है कि दिल्ली में फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन क्यों करेंगे। तो ये दिल्ली में चुनावी घमासान शुरू हो गया दोस्तों। अभी पल पल घटनाक्रम बदलेंगे कल के बाद। कल के नतीजे बहुत अहम होंगे, किसकी सरकार बनती है झारखंड में और महाराष्ट्र में, इंडिया को सफलता मिलती है या एनडीए को सफलता मिलती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, दिल्ली का भी। और दिल्ली चूँकि केजरीवाल बहुत मजबूती से होल्ड किए हुए हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी को उनकी उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई वहाँ। और इसके पीछे ये माना जाता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बीजेपी उनका माइलेज लेती है पूरे देश में, चाहे 5 किलो अनाज का मामला हो, चाहे उज्ज्वला रसोई का मामला हो, या दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो कहते हैं कि हमें इनका माइलेज मिल रहा है। तो दिल्ली में बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य, 4 मुद्दे ऐसे हैं जो केजरीवाल सरकार की ताकत बने हुए हैं पहले दिन से। और सरकार में आने के पहले, क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है जिसमें पूरे देश के विभिन्न इलाकों से मजदूर से लेके अफसर तक और उद्योगपति तक, तमाम बड़े नेता तक, सांसदों तक, तमाम लोग बाहर से आके रहते हैं। बिल्कुल, भारत है अपने आप में दिल्ली पूरा एक पूरे देश का रिफ्लेक्शन है। दुनिया के तमाम देशों के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली पे सबकी निगाहें रहती हैं। बहुत अहमियत है दिल्ली की। और केजरीवाल साहब ने जो ये सस्ती शिक्षा, सस्ती बिजली, सस्ता पानी और सस्ती दवाई, ये कभी जब 70-75 के इमरजेंसी के दौर में जब दवा पढ़ाई सस्ती हो का नारा चला, तो उस पर काम कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया केजरीवाल साहब ने यहाँ पे। तो ये मुद्दे कितना काम करते हैं केजरीवाल साहब के पक्ष में,
इनकी भी परख होगी इस बार, और बीजेपी की भी परख होगी कि वो अपने घोषणा पत्र में किस तरह की वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, और कांग्रेस की भी परख होगी क्योंकि कांग्रेस भी लंबे समय से बाहर है, लंबे समय शासन रहा कांग्रेस का भी वहाँ, तो और नई एंट्री भी होनी है चंद्रशेखर आज़ाद की, जैसा आपने कहा। तो ज़बरदस्त घमासान दिल्ली पे होना है और पूरे देश की निगाहें दिल्ली पे लगी रहेंगी। डॉक्टर साहब, आप देखो कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी रहते हैं, और जब 2013 में पहला चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी का, तो उस समय बीजेपी का ही पूरे देश में बड़ा प्रचार प्रसार था, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव होना था। लेकिन ये सब होने के बाद में, इतना बड़ा वो होने के बाद में 2013 में अरविंद केजरीवाल अपने आप को जो है वहाँ अपनी विजयता फैला जाते हैं। उसके बाद जब फिर वो दोबारा चुनाव भी होता 2015 में, तब भी बहुत प्रयास होता है। फिर वहाँ अरविंद केजरीवाल मतलब बिल्कुल एकदम वहाँ बिल्कुल चुंबक से चिपके रहते हैं, और जब 2020 का चुनाव होता है तब तो सब रिकॉर्ड ही टूटते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे चुनाव दिल्ली में हुए, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली के लोग लोकसभा चुनाव में नकार देते हैं आम आदमी पार्टी को, मतलब हाँ, ये खड़े रहते हैं गजब की बात है दिल्ली वालों की कि उनका दिल लोकसभा चुनावों में भाजपा की तरफ चला जाता है, और स्टेट और जब राज्य के सरकार चुनने का वो मौका आता है तो उनका दिल आम आदमी की झाड़ू की तरफ चला जाता है, तो उन्हें झाड़ू बेहतर लगती है। इसीलिए बहुत सारे जो एनालिसिस करते हैं वो कहते भी हैं कि भाई दिल्ली के लोगों की कहानी निराली है, और जब चुनाव देख के वोट करते हैं कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव है तो उन्हें दिल्ली, उन्हें फिर बीजेपी मोदी जी पसंद है। एक वक्त में हरियाणा के लोगों को चुनाव में माहिर माना जाता था, कहा जाता था कि हरियाणा वाले सरकार बदलने में माहिर हैं। एक बार एक दल की सरकार बनाते हैं, दूसरी बार दूसरे दल की बनाते हैं, और वहीं से कहावत भी निकली थी सियासत में कि रोटी अलट पलट के जैसे सिकाई अच्छी होती है, अच्छी बनती है, तो ऐसे सरकार को अलट पलट के बनाना अच्छा रहता है, जनता के हक में रहता है। हालांकि अब ये मिथक टूट गया, वहाँ पे भाजपा लगातार रिपीट कर गई। खैर, ये अलग बात है। पर आना इस बार भी जब चुनाव होगा फरवरी में, तो ये टकराव जो होगा, अब देखना ये है कि ये जो ताकत है पूरी, जो लगातार प्रयास में है बीजेपी कि भाई दिल्ली में वो कैसे अपना वर्चस्व कायम करे, अब देखना ये है कि इस बार कौन अपना वर्चस्व कायम कर पाएगा। देखना ये है कि इस बार दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। हम दिल्ली चुनाव पर आपको लगातार विशेष कवरेज देंगे, और बहुत जल्द हम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देंगे आपको, लेकिन उसके पहले कुछ एनालिटिकल पार्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।